गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की और जो हमारा चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नेम है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट टॉपिक्स की स्टडी की थी, जैसे कैश बेसिस, एक्चुअल बेसिस, उनके एडवांटेज की स्टडी की थी, डिसएडवांटेज की स्टडी की थी। लेकिन हमारा वन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मिस हो गया था उस वीडियो में, वो होता है हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है ये एक मिक्सचर होगा कैश बेसिस का और एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। तो यदि मैं बात करूं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस के अलावा एक बेस होगा जिसे हम हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मिक्सचर होता है कैश और एक्चुअल बेसिस का। तो ये आप समझे हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब, जो कि मिक्सचर होगा कैश और एक्चुअल बेसिस का। इस मेथड के अंदर जितनी भी हमारी असेट्स और रेवेन्यू होंगी उन्हें हम कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे। जितनी हमारी लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस होंगे उन्हें हम एक्चुअल बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे। जितनी हमारी असेट्स और रेवेन्यू होंगी उन्हें हम कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे। जितनी भी हमारी लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस होंगे उन्हें हम एक्चुअल बेसिस पर यूज करेंगे। बेसिकली इस मेथड को जो प्रोफेशनल पीपल्स होंगे जैसे कि डॉक्टर और लॉयर, ये ज्यादा फॉलो करते हैं इस मेथड। तो हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मींस क्लियर है। हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है जो कि मिक्सचर होगा कैश और एक्चुअल बेसिस का। इस मेथड के अंदर जितनी भी हमारी सेल्स और रेवेन्यू होंगी वो कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे। जितनी भी हमारी लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस होंगे वो एक्चुअल बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे। और इस मेथड को प्रोफेशनल पीपल्स जैसे डॉक्टर और लॉयर ज्यादा प्रीफर करते हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कैश एंड एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक हमारा क्या है? डिफरेंस बिटवीन कैश एंड एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंस की। फर्स्ट डिफरेंस है रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फर्स्ट डिफरेंस है रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये डिफरेंस है कैश और एक्चुअल बेसिस। सबसे पहले मैं फर्स्ट डिफरेंस लेता हूं रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश बेसिस के अंदर ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो कैश बेसिस के अंदर कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे? कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन एक्चुअल बेसिस के अंदर कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट डिफरेंस है कि कैश बेसिस के अंदर ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे और एक्चुअल बेसिस के अंदर कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। फर्स्ट डिफरेंस बहुत इजी है, क्लियर हो गया होगा। सेकंड डिफरेंस की बात करते हैं टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम। सेकंड बेस क्या है डिफरेंस का? टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम। कैश बेसिस में इनकम तभी रिकॉर्ड की जाएगी जब वो हमें कैश में रिसीव होगी। क्लियर है? तो कैश बेसिस में वो ही इनकम रिकॉर्ड की जाएगी जब वो हमें कैश में रिसीव हो जाए। तो कैश बेसिस की टाइमिंग कब होगी इनकम को रिकॉर्ड करने की? जब वो इनकम हमें कैश में रिसीव होगी। लेकिन एक्चुअल बेसिस की बात करें, एक्चुअल बेसिस में बोथ कैश एंड क्रेडिट, यानी हम कह सकते हैं ऑल इनकम। तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल बेसिस में ऑल इनकम रिकॉर्ड की जाएंगी, चाहे वो हमें कैश में रिसीव हुई हो या हमें कैश में रिसीव नहीं हुई हो। क्लियर है? तो कैश बेसिस में वो इनकम रिकॉर्ड की जाएगी जो इनकम हमें कैश में रिसीव हुई होगी। लेकिन एक्चुअल बेसिस के अंदर ऑल इनकम रिकॉर्ड होगी। ठीक है? चाहे वो कैश में रिसीव हुई हो या कैश में रिसीव ना हो। थर्ड डिफरेंस है टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस कैश बेसिस के अंदर, इसके अंदर
कैश बेसिस के अंदर वो ही एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे जो कि कैश में पे किए गए। ठीक है, तो कैश बेसिस के अंदर हम एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड किए करेंगे, जब वो एक्सपेंसेस एक्चुअली कैश में पे कर दिए जाएंगे। तो कैश बेसिस के अंदर टाइमिंग क्या होगी एक्सपेंसेस की, जब हम उन एक्सपेंसेस को कैश में पेमेंट कर दें। लेकिन एक्चुअल बेसिस के अंदर ऑल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे, चाहे वो एक्सपेंसेस कैश में पेमेंट किए गए हों या कैश में पेमेंट ना किए गए। तो कैश बेसिस के अंदर एक्सपेंसेस वो रिकॉर्ड किए जाएंगे जो कैश में पे किए गए होंगे, लेकिन एक्चुअल बेसिस के अंदर ऑल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे, चाहे वो एक्सपेंसेस कैश पे हो या कैश में पेमेंट ना किए जाए। तो एक्चुअल में सभी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस, इन 4 पॉइंट्स को मैं आपको प्रीवियस वीडियो में इनका मीनिंग क्लियर कर चुका हूं। अब मैं आपको बात करूंगा कैश बेसिस के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो कैश बेसिस के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस कंसीडर नहीं किए जाएंगे। लेकिन एक्चुअल बेसिस के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये सभी पॉइंट्स कंसीडर किए जाएंगे। तो कैश बेसिस में ये पॉइंट्स कंसीडर नहीं होंगे और एक्चुअल बेसिस के अंदर ये सभी पॉइंट्स कंसीडर किए जाएंगे। लीगल पोजीशन, कैश बेसिस को कंपनीज एक्ट 2013 अप्रूव नहीं करता है। कैश बेसिस को कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो कैश बेसिस को कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग लीगल अप्रूवल नहीं मिला होता है, लेकिन एक्चुअल बेसिस को कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग लीगल अप्रूवल मिला होता है। तो कैश बेसिस को तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग लीगल अप्रूवल नहीं मिला होगा, लेकिन एक्चुअल बेसिस को कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अप्रूवल मिला होगा। असर्टेन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, कैश बेसिस के अंदर सही प्रॉफिट और लॉस की जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि कैश बेसिस के अंदर ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते हैं। तो कैश बेसिस के अंदर हमें अपने बिजनेस के सही प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन एक्चुअल बेसिस के अंदर हमें अपने सही प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हमें बिजनेस के सही प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि हम कैश और क्रेडिट सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश बेसिस के अंदर हमें सही प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन एक्चुअल बेसिस के अंदर हमें अपने बिजनेस के सही प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कैश बेसिस में हम ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है प्रॉफिट और लॉस की। लेकिन एक्चुअल बेसिस में हम कैश और क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमें बिजनेस के सही प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट है सुटेबिलिटी। कैश बेसिस बेसिकली डॉक्टर्स और लॉयर्स इन पर्सन के लिए सुटेबिलिटी। तो कैश बेसिस किसके लिए सुटेबल होती है? कैश बेसिस डॉक्टर्स और लॉयर्स के लिए सुटेबल है, लेकिन एक्चुअल बेसिस उन एंटरप्राइजेस के लिए सुटेबल है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो कैश बेसिस तो किन के लिए सुटेबल होती है? कैश बेसिस सुटेबल होती है डॉक्टर्स और लॉयर्स के लिए, लेकिन एक्चुअल बेसिस उन एंटरप्राइजेस के लिए सुटेबल है जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना। क्लियर हो गई? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपने सभी कंसेप्ट बड़े अच्छे से सीखे होंगे। क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि जब आप 12th के बाद बीकॉम में जाएंगे, बीबीए एमबीए करेंगे, एट दैट टाइम आप इस चैप्टर को स्टडी करेंगे।
इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चैप्टर आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है? अनलाइक इन पास्ट, जितने भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट होते हैं ओनर्स को उनकी बहुत जरूरत होती है। तो अनलाइक इन द पास्ट जो बिजनेस में ओनर्स होते थे उन्हें अकाउंटिंग स्टेटमेंट की बहुत ज्यादा नीड होती थी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पार्टीज होती थी जिन्हें अकाउंटिंग स्टेटमेंट की जरूरत होती थी। तो ओनर्स को तो जरूरत होती थी, साथ में लार्ज पार्टीज होती थी जो कि जिन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड होती थी। जैसे कि हम कह सकते हैं प्रोप्राइटर, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड अदर पर्सन, जिन सबको अकाउंटिंग स्टेटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट से बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी की नॉलेज मिलती थी यूजर्स को। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट से बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी की नॉलेज मिलती थी यूजर्स को, साथ में यह पता चलता था कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो यूजर्स को अकाउंटिंग स्टेटमेंट से यह पता चलता था कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इस कारण से अकाउंट्स में, इसलिए जब हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे तो वहां पर स्टैंडर्ड लैंग्वेज और सेट ऑफ रूल्स की रिक्वायरमेंट। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में स्टैंडर्ड लैंग्वेज और सेट ऑफ रूल्स की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, इन रूल्स को ही गैप कहा गया, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा गया। इन रूल्स को ही क्या कहा गया? जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा गया। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा गया। ठीक है, क्लियर हुई बात? अनलाइक इन द पास्ट, जो ओनर्स होते थे उन्हें अकाउंटिंग स्टेटमेंट की बहुत ज्यादा नीड होती थी। साथ में बहुत सारी ऐसी पार्टीज होती थी जिन्हें भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट की नीड होती थी, जैसे कि प्रोप्राइटर्स, हम ओनर्स कह सकते हैं, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड अदर पार्टीज, इन सबको अकाउंटिंग स्टेटमेंट की नीड होती थी। अकाउंटिंग स्टेटमेंट से बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी की नॉलेज मिलती थी और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की नॉलेज मिलती थी। इस कारण से अकाउंटिंग स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में स्टैंडर्ड लैंग्वेज और सेट ऑफ रूल्स की रिक्वायरमेंट थी। मतलब एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज, यानी सभी एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करें, या कुछ सेट रूल, बिल्कुल रूल्स सेट कर दिए गए, उन रूल्स के बेस पर अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज और सेट ऑफ रूल्स की रिक्वायरमेंट है। इन रूल्स को ही जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा गया। इन्हें ही अकाउंटिंग क्या कहा गया? इन स्टैंडर्ड लैंग्वेज और सेट रूल्स को ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा गया। जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा गया। इतनी बात क्लियर है? जब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए थे तो इन्हें डेवलप करने में यूजेस, रीजन और कॉमन एक्सपीरियंस के बेस पर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डेवलप किए। तो जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल डेवलप हुए वो यूजेस, रीजन और कॉमन एक्सपीरियंस के बेस पर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डेवलप किए। और इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डेवलप करने में प्रोफेशनल बॉडीज और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के रूल्स और रेगुलेशन को भी ध्यान में रखा। तो यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं कि जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट हैं उन्हें एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज और सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग दिया है, और इन रूल्स को पूरे होल कंट्री के अकाउंटेंट्स के द्वारा फॉलो किया जाता है जब वो अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो इन स्टैंडर्ड लैंग्वेज और सेट ऑफ रूल्स को पूरे होल कंट्री के अकाउंटेंट्स के द्वारा फॉलो किया जाता है जब वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं।
तो मीन्स दैट ये एक समान रूल्स बना देना, एक समान रूल्स बना देना। किसको प्रिपेयर करने के लिए? अकाउंटिंग स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए यूनिक सेट ऑफ रूल्स, एक समान रूल्स बना देना, और उन रूल्स को पूरे वर्ल्ड के अकाउंटेंट फॉलो करें जब वो अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। समझे आप? एक समानता लाने के लिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट में पूरे वर्ल्ड के अंदर अकाउंटिंग स्टेटमेंट एक समान बने, इसलिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज और सेट रूल्स का यूज किया गया था। इसको प्रिपेयर करने में, अकाउंटिंग स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में, और पूरे होल कंट्री के अकाउंटेंट्स इन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं जब वो अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो अब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब समझोगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में सेट ऑफ रूल्स आते हैं जिनके बेस पर क्या प्रिपेयर किया जाता है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, ताकि अकाउंटिंग स्टेटमेंट एक समान रूल्स के बेस पर प्रिपेयर किए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स का मतलब है जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं क्या प्रिपेयर करने में? अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में, तो वहां बिल्कुल एक समान रूल्स होंगे जिससे कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट एक समान रूल्स के बेस पर प्रिपेयर है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में एक समान रूल्स आते हैं, जिनका उन एक समान रूल्स का यूज करके हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ताकि जो उन अकाउंटिंग स्टेटमेंट से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिले वो यूजर्स को इजीली समझ में आ जाए, उसे अकाउंटिंग यूजर्स आसानी से समझ लें। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में यूनिफॉर्म एक समान रूल्स होते हैं। उन एक समान यूनिफॉर्म रूल्स का यूज करके हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, और उस अकाउंटिंग स्टेटमेंट से जो हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी, उस इंफॉर्मेशन को वो इजीली समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या एडवांटेज मिला, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि इन प्रिंसिपल्स का यूज करके एक समान रूल्स यूज किए जाएंगे अकाउंटिंग स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में, और जो उस अकाउंटिंग स्टेटमेंट से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी उससे यूजर्स आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, क्योंकि वो एक समान रूल्स के आधार पर अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाए गए। उम्मीद करता हूं फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। एक बार और आप सुन ले। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक समान रूल्स होते हैं जिनका यूज करके अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। उस अकाउंटिंग स्टेटमेंट से जो हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी वो यूजर्स को आसानी से समझ में आ जाता है। सेकंड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैन मेड है, वो लेबोरेटरी में मेड नहीं किए जाते हैं, वो प्रयोगशाला में मेड नहीं किए जाते हैं, ठीक है, वो मैन मेड होते हैं। वो मैन मेड होंगे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होंगे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैन मेड होते हैं, वो कहीं लेबोरेटरी में मेड नहीं होते हैं। और जब ये मैन मेड होते हैं तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उनके एक्सपीरियंस और रीजन के बेस पर बनाए जाते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैन मेड हैं, वो लेबोरेटरी में मेड नहीं होते। तो इसलिए जब मैन मेड हैं तो वो उनके एक्सपीरियंस और रीजन के बेस पर बनाए। थर्ड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसलिए फ्लेक्सिबल बताए गए हैं क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप क्या कर सकते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप चेंज कर सकते हैं, चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आप इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत फ्लेक्सिबल है। तो क्लियर हुआ अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्यों फ्लेक्सिबल है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसलिए फ्लेक्सिबल है क्योंकि इन्हें टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिकली जनरली सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल
तभी एक्सेप्ट किए जाएंगे सभी पर्संस के द्वारा यदि उनमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑल पर्संस के द्वारा एक्सेप्टेड किए जाते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तभी एक्सेप्ट किए जाएंगे सभी पीपल्स के द्वारा यदि उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। फर्स्ट इज रेलेवेंस। जो रेलेवेंस का मतलब है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें मिली है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करके जो हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिली है वो सभी यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, उनके इंटरेस्ट की होनी चाहिए, तो ही वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल सभी के द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल सभी पीपल्स के द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे यदि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अचीव हो जाए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रेलेवेंस है। रेलेवेंस का मतलब होता है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से जो हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिली है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स के लिए यूजफुल हो, इंपॉर्टेंट हो, तो ही पब्लिक इसे पीपल्स इसे एक्सेप्ट करेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पब्लिक के द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे यदि वो ऑब्जेक्टिविटी हो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करके जिन्होंने इंफॉर्मेशन फर्निश की है, जिन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, वो इंफॉर्मेशन बिना किसी भेदभाव के बनाई गई हो, वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल ट्रूथ होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करके जिन पर्सन्स ने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उन्होंने वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसी भेदभाव के अकॉर्डिंग ना बनाई हो, बल्कि वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल ट्रूथ बनाई गई हो, तो ही सभी पीपल्स इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करेंगे। थर्ड इज फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करने में कोई फर्दर एक्सपेंसेस ना हो। इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जब हम अप्लाई करें तो हमारी कोई कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, उसे फिजिबिलिटी कहते हैं। तो ही सभी यूजर्स इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करेंगे यदि इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। रेलेवेंस का मतलब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हो वो कैसी हो, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल हो यूजर्स के लिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है उस इंफॉर्मेशन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल ट्रूथ होनी चाहिए। एंड फिजिबिलिटी, और फिजिबिलिटी का मतलब है कि जब हम उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करें तो उनमें हमारी कोई कॉस्ट ना आए। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया जाता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड सेकंड है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो फर्स्ट क्या है हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट और सेकंड है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। बेसिकली जो अकाउंटिंग लैंग्वेज है वो सभी पर्सन को एक समान मीनिंग दे। जो हमारी अकाउंटिंग लैंग्वेज है वो सभी पीपल्स को सेम मीनिंग दे, इसलिए सभी अकाउंटेंट्स ने एग्री किया कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए कुछ नंबर ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का यूज करेंगे। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज सभी पीपल्स को सेम मीनिंग दे, इसके लिए सभी अकाउंटेंट्स ने एग्री किया कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए नंबर ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का यूज करेंगे। तो उन्हें हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कहते हैं। कोई भी एंटरप्राइजेस इन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का कोई भी एंटरप्राइजेस यदि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रही है तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का यूज करेगी। अगर वो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का यूज नहीं करेगी तो वो अकाउंट्स इनवैलिड हो जाएंगे, वो व्यर्थ हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। क्लियर है? तो अकाउंटिंग लैंग्वेज एक समान मीनिंग दे, अकाउंटिंग लैंग्वेज एक समान मीनिंग दे सभी पीपल्स को, इसलिए सभी अकाउंटेंट्स ने
एग्री किया क्या कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में नंबर ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का यूज करेंगे। ठीक है, कोई भी एंटरप्राइजेस जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी तो वो इन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का यूज करके ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कह देते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड्स है, नेक्स्ट हमारा टाइप्स है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशंस बेस्ड होते हैं कस्टम पर। कस्टम होता है रीति रिवाज, जिस एरिया में आप रहते हैं वहां पर, जिस कंट्री में आप रहते हैं वहां का रीति रिवाज क्या है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस बेस करते हैं कस्टम पर। ठीक है, और जो गाइड करते हैं या जिसमें, तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस किस पर बेस करेंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस कस्टम पर बेस करते हैं। ठीक है, जो कि सभी अकाउंटेंट्स ने कॉमन कंसेंट के साथ पास किए हैं। तो ये जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं, एक तो बेस किस पर करते हैं, ये बेस करता है कस्टम्स पर, और सभी अकाउंटेंट्स ने यहां पर अपनी कॉमन कंसेंट दी होगी। इन कस्टम्स को देखते हुए जो हमें अकाउंट में अपनी प्रैक्टिस फॉलो करनी है, अकाउंट में जो प्रैक्टिस करनी है, उस प्रैक्टिस के लिए अकाउंटेंट ने, सभी अकाउंटेंट ने अपनी क्या दी होगी, कॉमन कंसेंट दी होगी। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस के लिए सभी अकाउंटेंट्स अपनी क्या देंगे, कॉमन कंसेंट्स देंगे। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस बेस किस पर करते हैं, कस्टम्स पर, रीति रिवाज पर। आपकी कंट्री का क्या रीति रिवाज है, और उन रीति रिवाज के बेस पर जो भी हमें अकाउंट में प्रैक्टिस करनी है, उस प्रैक्टिस के लिए सभी अकाउंटेंट ने अपनी क्या दी होगी, कॉमन कंसेंट दी होगी। बेसिकली अकाउंटिंग कंसेप्ट तो लीगल होते हैं, क्या होते हैं, लीगल होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस कस्टम पर बेस करते हैं। किस पर बेस होते हैं, कस्टम पर बेस होते हैं। ये लीगल होंगे, ये कस्टम पर बेस करते हैं। इतनी बात आपके क्लियर हो गई। यहां पर जो अकाउंटेंट होते हैं वो अपना पर्सनल जजमेंट के बेस पर वर्क करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस में जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो अपने पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट लीगल होंगे, लेकिन ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस किस पर बेस करते हैं, कस्टम पर। क्लियर है, तो ये अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं और ये हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ये सभी कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट आप नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ये सभी कंसेप्ट होते क्या है। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया, जैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो ये हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं। तो आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट क्लियर है। अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब है कि जो हमारी अकाउंटिंग लैंग्वेज है वो सभी पर्सन को एक समान मीनिंग दे। इसलिए सभी अकाउंटेंट्स ने एग्री किया कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में नंबर ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का यूज करेंगे। सभी एंटरप्राइजेस इन अकाउंटिंग कंसेप्ट का यूज करेंगे जब वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस कस्टम पर बेस करते हैं, जिसमें जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस करती है उस प्रैक्टिस के लिए सभी अकाउंटेंट ने कॉमन कंसेंट बना ली होगी, वो इस बेस पर अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। उम्मीद करता हूं कि आप आज की वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक यू।